प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर खेमचंद महावर, सह आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय महाविद्यालय बहरोड से आज हम BA द्वितीय वर्ष भारतीय राजनीतिक व्यवस्था जो आपका प्रश्न पत्र है उसके अंतर्गत चलने वाले भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिसका पिछले अध्याय में हमने अध्ययन किया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई, वो जो उदारवादी चरण था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का 1885 से 1904, उसका अगला पड़ाव, अगला भाग हम इसमें करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदारवादी चरण भाग 2, 1885 से 1905। जैसा कि पूर्व में हम अध्ययन कर चुके हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का किस प्रकार से विकास हुआ। A.O. ह्यूम, लॉर्ड डफरिन, अनेक भारतीय विचारकों, दादा भाई नौरोजी, बंकिम चटर्जी, रानाडे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रमेश चंद्र बनर्जी आदि की क्या भूमिका रही है, उस बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अब हम इस भाग में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लक्ष्य उद्देश्य क्या थे और उसकी मुख्य मान्यताएं क्या थी, इसके बारे में चर्चा करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनेक लक्ष्य थे। 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो उस पर उदारवादियों का ही बोलबाला था। उदारवादियों ने कांग्रेस के भावी लक्ष्य निर्धारित किए। 1885 में जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे उमेश चंद्र बनर्जी ने, उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में इनके लक्ष्यों का निर्धारण किया, जो निम्न प्रकार थे। उन्होंने कुछ लक्ष्य उद्देश्य बताए इसमें नंबर 1, देश के हित में लगे विभिन्न भागों के कार्यकर्ताओं में घनिष्ठता और मित्रता को बढ़ाना। नंबर 2, लॉर्ड रिपन के काल से प्रेरित होकर कांग्रेस सभी देशवासियों में जाति, धर्म, प्रांत संबंधी भेदों को समाप्त करना और राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत करना। तीसरा, तत्कालीन आवश्यक सामाजिक प्रश्नों पर भारत के शिक्षित वर्गों के विचारों को स्वस्थ वाद विवाद के बाद लिपिबद्ध करना। चौथा जो लक्ष्य था, आगामी वर्षों में उन साधनों, कार्यक्रमों पर विचार करना जिनके तहत देश के नेता देश हित में कार्य कर ये इनके प्रमुख उद्देश्य लक्ष्य थे। उदारवादियों की जो स्वाधीनता संग्राम में जो लड़ाई लड़ने की या देश को आगे बढ़ाने की जो अपनी नीति थी, वो अलग ही थी। वो अपने तरीके से देश को आज़ाद कराना चाहते थे, अपने तरीके से देश को अधिराज्य बनाना चाहते थे। उनकी कुछ मान्यताएं थी ब्रिटिश शासन के प्रति। वो ब्रिटिश शासन को किस नज़रिए से देखते थे, ब्रिटिश शासन के प्रति उनकी क्या धारणाएं थी, क्या मान्यताएं थी, क्या दृष्टिकोण थे, उसकी चर्चा हम करेंगे। तो नंबर 1, ब्रिटिश शासन एक वरदान। ब्रिटिश शासन एक वरदान है। ये बात उदारवादियों की अनेक बातों से सिद्ध होती है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने ब्रिटिश शासन को पथ प्रदर्शक के रूप में देखा। वहीं सरदार दयाल सिंह मजीठिया ने ब्रिटिश शासक को कीर्ति का कलश कहा। इसके कुछ कारण भी उन्होंने गिनाए, जैसे उदारवादियों का मानना है कि अंग्रेज़ों ने देश को एकजुट करके यहाँ फैली अशांति को दूर कर दिया। इसका अर्थ था कि उससे पूर्व यहाँ अराजकता थी या शांति नहीं थी। दूसरा कारण वो ये मानते हैं इसको वरदान मानने का, यद्यपि उनका शासन बुरा है, किंतु इतने विशाल राष्ट्र पर शांतिपूर्वक शासन करना उनकी निर्विवाद योग्यता को सिद्ध करता है, जबकि इतने बड़े राष्ट्र में अराजकता फैलाना बड़ा आसान है। अगला कारण गोपाल कृष्ण गोखले के शब्दों में कहें तो परमेश्वर उनके द्वारा भारतीयों को स्वशासन की शिक्षा देना चाहता है। तो ये सारे कारण थे कि उदारवादी जो है ब्रिटिश शासन के प्रति सकारात्मक रवैया रखते हैं। दूसरा कारण, ब्रिटिश शासन की न्यायप्रियता में विश्वास। उदारवादियों का मानना था कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था, शासन व्यवस्था, स्थानीय व्यवस्था या संस्थाएं तथा न्याय व्यवस्था ब्रिटिश शासन की ही देन है।
गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा, अच्छे या बुरे के लिए हमारा भविष्य अथवा आकांक्षाएं इंग्लैंड के साथ जुड़ गई हैं तथा कांग्रेस स्वतंत्र रूप से ये स्वीकार करती है कि हम जो प्रगति चाहते हैं वह ब्रिटिश शासन की सीमाओं में ही हो सकती है। इस प्रकार ये ब्रिटिश सरकार की या शासन की न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। तीसरी इनकी मान्यता दृष्टिकोण जो है वो था उदारवाद। इनका लक्ष्य अधिराज्य था, स्वराज्य नहीं। उदारवादियों का मानना था कि भारत को अधिराज्य की प्राप्ति उसी प्रकार से हो सकती है जैसे कनाडा और ऑस्ट्रेलिया को प्राप्त है। 1907 में इलाहाबाद में गोखले ने कहा कि हम देश के चहुमुखी विकास के पक्षधर हैं और सभी विकास ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ही हो सकता है, स्वतंत्र रूप से नहीं हो सकता। चौथी जो मान्यता है उदारवादियों की, वो संवैधानिक उपायों के औचित्य में विश्वास। उदारवादी कभी भी उग्र साधनों का, हिंसक साधनों का, गोला बारूद, बंदूक, तोप, गोले, इन सब में विश्वास नहीं करते। वो उनका मानना है कि यदि अंग्रेज़ों से मांगे मनवानी है तो उसका एक निश्चित तरीका होना चाहिए। वो आवेदन पत्र, अनुनय पत्र, प्रदर्शन, प्रतिनिधिमंडल आदि के माध्यम से शांतिपूर्वक आंदोलन करके या प्रदर्शन करके अपनी मांगे मनवाना चाहते हैं। पांचवी मान्यता उदारवादियों की, राजनीति का आध्यात्मिकरण। राजनीति का आध्यात्मिकरण गोपाल कृष्ण गोखले जो कि एक उदारवादी, प्रमुख उदारवादी है, वो अंग्रेज़ों से अनुनय विनय के माध्यम से, अहिंसात्मक साधनों के माध्यम से स्वराज्य प्राप्त करने की बात करते हैं। उसी लीक पर चलते हुए गांधी जी ने भी सादे साधनों की पवित्रता पर बल दिया और स्वाधीनता आंदोलन को पूर्णतया अहिंसक बनाए रखा, अर्थात राजनीति का आध्यात्मिकरण किया, राजनीति का हिंसात्मीकरण नहीं किया। चौथी मान्यता आदर्शवाद और यथार्थ का समन्वय। उदारवादियों के उदार रवैये और शांतिपूर्वक तरीके अपनाने के मूल में ये भावना छिपी थी कि यदि वे कांग्रेस के शैशव काल में ही विद्रोह कर देंगे तो राष्ट्र को पुनः संगठनहीनता की स्थिति का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आरंभिक उदारवादी सच्चे देशभक्त थे। उनका प्रथम दायित्व कांग्रेस को जीवित रखना था। यदि संगठन ही जीवित नहीं रहेगा तो आप अपनी मांगे किस मंच के माध्यम से रखेंगे। इस अर्थ में वो एक आदर्शवादी भी थे, यथार्थवादी भी थे। आदर्शवादी इसलिए कि उनकी मान्यताएं उदार थी, अहिंसक थी, आध्यात्मिक थी और वो बहुत लचीले दृष्टिकोण से अंग्रेज़ों को देखते थे। यथार्थवादी ये थी कि वो जानते थे कि यदि कांग्रेस नामक संगठन अस्तित्व में नहीं रहेगा तो एक आज़ादी का जो जरिया है, आज़ादी का जो माध्यम है, ये अपनी बात पहुंचाने का जो जरिया है वो समाप्त हो जाएगा। इसलिए एक व्यवहारिक रास्ता यही है कि हम अंग्रेज़ों का विरोध भी करें और इस प्रकार से विरोध करें कि कहीं संगठन ही बैन ना हो जाए या संगठन को ही खोना ना पड़े। इसलिए आदर्श यथार्थ का अद्भुत समन्वय लेके वो चलते थे। उनकी एक और मान्यता थी, उस सांप्रदायिक एकता के प्रबल समर्थक थे। गोखले व अन्य उदारवादी हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल पक्षधर थे। देश का विकास इनके समन्वय व एकता पर निर्भर है, ऐसा इन सभी नेताओं का मानना था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में केवल हिंदू ही नहीं, मुस्लिम नेता भी उसमें शामिल थे, जैसे बदरुद्दीन तैयब जी का नाम इसमें उल्लेखनीय है। इनकी अगली मान्यता है देश को समर्पित नेताओं का वर्ग। कांग्रेस के सभी नेता देश के लिए समर्पण भाव से कार्य कर रहे थे। 1905 में गोखले ने भारतीय सेवक संघ की स्थापना की। उनके सराहनीय कार्यों के लिए अंग्रेज़ों ने उन्हें नाइटहुड की उपाधि से नवाजना चाहा, किंतु उन्होंने उपाधि ग्रहण करने से इनकार कर दिया। साथ ही उन्होंने राष्ट्र सेवा हित में भारत सचिव की परिषद से भी की सदस्यता से भी इनकार कर दिया। तो इस प्रकार से ये उनकी मान्यताएं हैं जो ब्रिटिश शासन के प्रति वो रखते हैं। एक विशेष दृष्टिकोण है जिसको सकारात्मक कह सकते हो, आदर्शवादी कह सकते हो, उदारवादी कह सकते हो, जिसमें उग्रता, हिंसा आदि नहीं थी। और ये अपने उस युग की
के अनुसार बिल्कुल सही मान्यताएं थी, क्योंकि उस समय की जो मांग थी वो कांग्रेस संगठन को जीवित रखना था, संगठन को मजबूती से स्थापित करना था और उनके माध्यम से या उस संगठन को एक वैश्विक स्तर पर मान्यता दिलवाना था, ताकि विश्व के देश और लीग ऑफ नेशन या आदि के माध्यम से हम उचित मांगे रख सकें। उदारवादियों ने अपने उदारवादी तरीक़ों से जो अंग्रेज़ों से जो लड़ाई लड़ी या अंग्रेज़ों से अनुनय विनय के माध्यम से जो कुछ प्राप्त किया, तो उन्हें सफलता भी मिली है। तो उनकी सफलताएं निम्न प्रकार से है। नंबर 1, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सच्चे अर्थ में जनक और संरक्षक वो थे। ये भी एक सफलता थी, क्योंकि उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जीवित रखा। नंबर 2, ब्रिटिश नीति का विरोध व आर्थिक चेतना का विकास। आर्थिक शोषण की नीति के विरुद्ध दादाभाई नौरोजी, रमेश चंद्र दत्त, आर.सी. दत्त और वाचा, इन्होंने निकास सिद्धांत, ड्रेन थ्योरी दी थी। दादाभाई नौरोजी ने तो एक पुस्तक लिखी, भारत में निर्धनता तथा अब्रिटिश शासन नामक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया, भारत की यथास्थिति का वर्णन प्रस्तुत किया। नंबर 3, संवैधानिक साधनों की उपयोगिता उन्होंने सिद्ध की। नंबर 4, भारतीयों को राजनीतिक सामाजिक जागृति फैलाई। नंबर 5, व्यक्ति की गरिमा में विश्वास, उच्च नैतिक चरित्र व ज्ञान। नंबर 6, धर्मनिरपेक्षता के जनक, धर्मनिरपेक्षता की छवि इन्होंने प्रस्तुत की। और नंबर 7, 1892 से 1909 के एक्ट पारित कराने में भी ये सफल रहे, अर्थात अंग्रेज़ों से एक हद तक इन्होंने अपनी मांगें मनवाने में भी सफलता प्राप्त की। इस प्रकार से इनकी सफलताएं हैं।